हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की साइकोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर करेंगे वो है व्हाट इज साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। अब जो ये वर्ड है साइकोलॉजी, ये दो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। पहला है साइके, जिसका मतलब है सोल, और दूसरा है लोगो, जिसका मतलब है स्टडी या फिर साइंस। तो हम ये भी कह सकते हैं साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। लेकिन अगर प्रेजेंटली हम देखें तो जो साइकोलॉजी है उसने अपने आप को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश कर लिया है, जो कि मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करता है। तो जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रेंजेस ऑफ फिनोमिना। ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, पहला है बेसिस, दूसरा है लेवल्स। बेसिस में आता है बायोलॉजिकल और सोशल, एंड लेवल्स में आता है इंडिविजुअल, डायनेमिक, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल। तो हमने अब पीछे पढ़ा कि जो साइकोलॉजी है उसने क्या किया, अपने आप को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह एस्टेब्लिश कर लिया है, जो कि अलग अलग चीज़ों को पढ़ता है, स्टडी करता है, जैसे कि मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। अब हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है कि पक्का माइंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि मेंटल प्रोसेसेस आर एक्टिविटीज ऑफ द माइंड एंड ब्रेन रिलेटेड टू कॉग्निशन। ठीक है, हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं हमारे माइंड की, ब्रेन की, जिसमें आती है मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें क्या आती हैं, माइंड के अंदर आती है। ठीक है, कॉग्निशन के अंदर इंक्लूड होती है। अब सेकंड पॉइंट है, वी यूज मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक, रिमेंबर समथिंग और सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं, ठीक है, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो तब हम क्या यूज करते हैं, हमारी मेंटल प्रोसेस को यूज करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं ये न्यूरल एक्टिविटीज से डिफरेंट होती है, दो दे आर मचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेसेस। दोनों ऐसा लगता है कि सेम है, लेकिन ये न्यूरल एक्टिविटीज से डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो माइंड है उसने अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश किया है कि जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं उसके लिए माइंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि मेंटल प्रोसेसेस इसमें आती हैं रीजनिंग, लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शंस, ये सारी चीजें मेंटल प्रोसेसेस में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंसेस। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द लर्निंग एक्वायर्ड थ्रू एवरीडे लाइफ सिचुएशंस। जब हम अपनी रोज की जो सिचुएशंस अक्कर हो रही है हमारी लाइफ में, ठीक है, उससे जब हम सीखते हैं उसे हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है। अब एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है, एंड डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के लिए जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगला पॉइंट है, वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन्स एक्सपीरियंस। अब हम ये नहीं कर सकते, किसी का डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है, अपनी सिचुएशन से। तो हम कह सकते हैं कि ये इसलिए सब्जेक्टिव है। ठीक है, हम किसी के उसे परसीव नहीं कर सकते कि कोई पर्सन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर। मतलब कि जिस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है सिर्फ उसे ही नॉलेज होती है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस हैं आर इम्बेडेड इन आर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ हमें पता है कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे सामने कोई पर्सन है उसे नहीं पता कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। अब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, जो नेचर है एक्सपीरियंस का, ये हम किसी चीज़ को एनालाइज करके, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस को एनालाइज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी मोस्ट ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड होती है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सेस और रिएक्शंस
वी मेक और एक्टिविटीज वी एंगेज इन। जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन हम देते हैं उसे हम कह सकते हैं बिहेवियर। ठीक है, जैसे वन कैन फील द हार्ट पाउंडिंग बिफोर टेकिंग एन एग्जामिनेशन। ठीक है, एक पर्सन उसमें एग्जाम दे रहा है, ठीक है, उसका हार्ट बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। ठीक है, तो वो उसका बिहेवियर है। ठीक है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे नर्वसनेस फील हो रही है। ठीक है, तो आगे इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सम बिहेवियर सच एज थिंकिंग में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और एंड्योरिंग। मतलब कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जैसे कि थिंकिंग, वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड सम बिहेवियर्स कैन बी outwardly seen or sensed and are called overt, for example laughing। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो सामने दिख जाते हैं। ठीक है, और उन बिहेवियर को हम ओवर्ट बिहेवियर बोलते हैं, जैसे कि लाफिंग। जब हम हंसते हैं अगले बंदे को पता चल रहा है कि हम हंस रहे हैं। ठीक है, अब आगे इन्होंने बोला है ऑल बिहेवियर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस और। ठीक है, मतलब कि जो हमारे बिहेवियर है वो हम एस और के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। एस आर क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशंस। ठीक है, इनके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला है एनी बिहेवियर ओवर्ट और कोवर्ट। ठीक है, दो टाइप्स के बिहेवियर होते हैं, पहला है ओवर्ट, दूसरा है कोवर्ट। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है स्टिमुलस के साथ। ठीक है, और जो भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि जो द सेम स्टिमुलस कैन हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, कि मतलब एक स्टिमुलस के अलग अलग रिस्पॉन्सेस भी हो सकते हैं ड्यू टू ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। ठीक है, अलग डिफरेंट अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे अलग अलग रिस्पॉन्स फील होगा। ठीक है, इट एम्फेसाइज अपॉन एन इंडिविजुअल्स यूनिकनेस एंड वेरिएशन दैट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये किस पे डिपेंड करता है, एक पर्सन की यूनिकनेस पे, एक पर्सन की वेरिएशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब जब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी तो हमने बहुत सारे, आगे आप थिंकर्स के नाम पढ़ोगे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के नाम पढ़ोगे। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो हर एक पर्सन की, अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, तो एक कॉमन पर्सन के लिए क्या है साइकोलॉजी, कि भाई किसी पर्सन का माइंड रीड करना, वो होती है साइकोलॉजी एक कॉमन पर्सन के लिए। ठीक है, लेकिन एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि ये जो एक कॉमन पर्सन सोचता है, ठीक है, कि साइकोलॉजी है किसी का माइंड रीड करना, ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ कि जो हमारे थिंकर्स थे साइकोलॉजी के, उन्होंने अलग अलग उनके लिए जो साइकोलॉजी थी उसका जो मीनिंग था वो अलग था। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विलियम जेम्स की, तो उनका मानना था साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस है मेंटल लाइफ की, बोथ ऑफ इट्स फिनोमिना एंड देयर कंडीशंस। उस फिनोमिना से रिलेटेड है, उनकी कंडीशन से रिलेटेड है, मेंटल लाइफ की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विलियम जेम्स ने क्या कहा कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी है, मेंटल लाइफ की स्टडी है। ठीक है, उसके फिनोमिना से रिलेटेड है, उसकी कंडीशन से रिलेटेड है। वहीं जो जेबी वॉटसन थे, उन्होंने कहा इट इज द एक्वाइजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। ये क्या है, साइकोलॉजी एक एक्वाइजेशन है इंफॉर्मेशन की जो कि यूजफुल होती है बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो मतलब हर एक थिंकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था साइकोलॉजी का देखने का। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक कॉमन पर्सन के लिए क्या है साइकोलॉजी, के किसी पर्सन का माइंड रीड करना, भाई वो साइकोलॉजी है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हम ये समझते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब वो नहीं होता कि किसी पर्सन का माइंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज नॉट साइकोलॉजी। ठीक है, इट इज अ मिथ, हम ये समझ सकते हैं। लेकिन एक कॉमन पर्सन ने, जिसने स्टडी नहीं किया है साइकोलॉजी को, उसे यही लगेगा कि भाई साइकोलॉजी का मतलब है किसी का माइंड रीड करना। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे थिंकर्स थे साइकोलॉजी के, उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की। तो लास्ट में जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में क्या लिखा है मैंने, thus we can say that psychology is the scientific study of behavior and mental processes। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की,
which try to understand how mind works and how it affects behavior। जो क्या करती है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है और कैसे वो अफेक्ट करता है बिहेवियर को। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो डिसिप्लिन डिफाइन एज व्हाट इट स्टडीज, जो कि डील करता है सब्जेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ, और दूसरा है हाउ इट स्टडीज, जो कि डील करता है साइंस एंड मेथोलॉजी, जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसके साथ डील करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन टुडे हैज टू पैरेलल स्ट्रीम्स, जिसमें पहली जो स्ट्रीम है वो है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस और दूसरी है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। अगर हम बात करें साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस की, तो ये क्या बोलता है, ये मेथड यूज करता है फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस का, और जो नेचुरल साइंस है वो स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिविटीज के साथ। ठीक है, और किसके साथ डील करती है, डाटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन के साथ डील करती है। हम ये भी कह सकते हैं ये कंट्रोल कंडीशंस के अंदर स्टडी की जाती है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है एंड रिक्वायर एनालिसिस। अगर ये क्वांटिटेटिव है इट मींस इसे एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये किस पे बिलीव करती है, ये बिलीव करती है HDM में। HDM क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ठीक है, ये इसमें बिलीव करती है। हम ये भी कह सकते हैं एक नेचुरल साइंस एज अ नेचुरल साइंस ये किसके साथ डील करेगी, थ्योरी को फॉर्मुलेट करने में, हाइपोथेसिस पे और कंक्लूजन से डील करती है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो कि बाकी जो हमारे थिंकर्स हैं वो रिपीट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और एक क्वांटिटेटिव डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं साइंस में होता है। ठीक है, अलग अलग थिंकर्स अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को एक नेक्स्ट थिंकर आके फिर से वो रिपीट करता है, वेरीफाई करता है और उसमें से और डाटा निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वैसा ही साइकोलॉजी में एज अ नेचुरल साइंस में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एज अ सोशल साइंस। तो ये सोशल साइंस में कौन सा मेथड यूज करते हैं, सोशल और कल्चरल साइंसेस का मेथड यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी ह्यूमंस पे फोकस करती है एज अ सोशल बीइंग, ह्यूमंस को एज अ सोशल बीइंग देखती है। और ये हम कह सकते हैं ये क्या शो करता है कि जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, उसके एक्सपीरियंसेस से डील करती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोसाइटी एंड कल्चर। तो हम लास्ट में ये भी कह सकते हैं साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है जो कि फोकस करती है इंडिविजुअल पे, कम्युनिटीज पे इन रिलेशन टू देयर सोशियो कल्चरल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, माइंड एंड बिहेवियर के बीच में। तो जो रिसेंट स्टडीज हुई जब न्यूरो साइंस में, तो उसने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का यूज़ करके, टेक्निक्स, फीलिंग्स और पॉजिटिव इमोशंस जो कि एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बॉडी। ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ किया गया। तो आगे एक टर्म दी होगी आपकी बुक में जो कि है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये क्या करती है, इट एम्फेसाइज द रोल, जो भी रोल माइंड प्ले करता है। ठीक है, सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है। साइको का मतलब माइंड, न्यूरो का मतलब ब्रेन और इम्यूनोलॉजी का मतलब इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंट है, क्या साइकोलॉजी कॉमन सेंस होती है या कॉमन सेंस साइकोलॉजी होती है। देखो, अब हम कॉमन पर्सन से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई साइकोलॉजी है कॉमन सेंस। ठीक है, लेकिन क्या होता है, साइकोलॉजी जो होती है वो कॉमन सेंस से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो कॉमन सेंस है वो हिंट साइड पे बेस्ड है और साइकोलॉजी एज अ साइंस वो बिहेवियर के पैटर्न्स को देखती है जो कि प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं बिफोर दे अकर। ठीक है, अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एस्ट्रोलॉजर से, पाम रीडर्स से, बिकॉज दे सिस्टमेटिक एग्जामिन। ठीक है, वो सिस्टमेटिकली एग्जामिन कर लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं जो कि क्वांटिटेटिव डाटा पे बेस्ड होती है।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट है वो पाम रीडर्स से डिफरेंट हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स से डिफरेंट हैं, जो हाथ देख के बता देते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, तो साइकोलॉजिस्ट वो नहीं होते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसकंसेप्शंस अबाउट साइकोलॉजी। तो सबसे पहली मिसकंसेप्शन क्या है कि साइकोलॉजिस्ट कैन रीड पीपल्स माइंड, ठीक है। दूसरी है कि साइकोलॉजिस्ट ओनली वर्क विद क्रेजी पीपल। थर्ड है साइकोलॉजिस्ट इज सेम एज साइकेट्रिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों डिफरेंट होते हैं। फोर्थ है साइकोलॉजी अलो यू टू कंट्रोल पीपल, कि साइकोलॉजी के द्वारा आप पीपल को कंट्रोल कर सकते हो। और फिफ्थ लास्ट क्या है, कॉमन सेंशियल नॉलेज एंड साइकोलॉजिकल नोशंस आर सेम। ये हमने अभी पढ़ा, साइकोलॉजी एंड कॉमन सेंस ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन मिसकंसेप्शन क्या है कि ये दोनों सेम है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सेम नहीं है। डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और इसी के अंडर हम कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि दिया था विल्हेल्म वुंड ने, ठीक है। इन्होंने अपनी फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश की लेप्सिंग जर्मनी में, और इन्होंने किसके बारे में बात की है, ह्यूमन माइंड के बारे में बात की है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है, ठीक है। और ये उसके पार्ट्स को एनालाइज करना चाहते थे, और इन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का यूज किया है माइंड को स्टडी करने के लिए। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म, ये दिया था विलियम जेम्स ने, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो लैब साइकोलॉजिकल लैब थी उसे यूएस में एस्टेब्लिश किया था आफ्टर लेप्सिंग, ठीक है। लेप्सिंग के बाद इन्होंने ही अपनी लैब एस्टेब्लिश की थी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें स्ट्रक्चर पे फोकस ना करते हुए, ठीक है, माइंड का जो स्ट्रक्चर है उस पे फोकस ना करते हुए हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि माइंड जो है वो करता क्या है, ठीक है, और कैसे जो बिहेवियर काम करता है, ठीक है, लोगों को डील करने में, कैसे लोग डील करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, उनका क्या बिहेवियर रहता है, हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है, ये किसने दी थी, कोफका, कोहलर एंड वर्दीमर ने ये दी थी। और इन्होंने किस पे फोकस किया, इन्होंने फोकस किया ह्यूमन परसेप्शंस पे। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें कह सकते हैं कि एक चीज़ का, एक पूरी चीज़ ग्रेटर होती है उससे, उसके पार्ट्स से। जैसे एग्जाम्पल है टेबल, ठीक है, हम टेबल के टांगों को ना देखें, ठीक है, उसके ऊपर की सरफेस को ना देखें, हम उसे सीधा क्या नाम देते हैं, टेबल, जिसकी उसी के अंदर क्या आ जाता है कि उसकी 4 टांगे हैं, उसके ऊपर एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो इसीलिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मानना है दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है बिहेवियरिज्म, इस पे किसने फोकस किया है, जॉन बी वॉटसन ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफिएबल, ठीक है, कि कौन सी चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, कौन सी चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी को उस पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइको एनालिसिस, ये दिया है, इस पे फोकस किया है सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस किया है और साथ ही साथ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस किया है। अब सुनो, ये जो थ्योरी है आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, ये आप 12th में जब जाओगे तो इसे डिटेल में आप डिस्कस करोगे, ठीक है, हर एक थ्योरी को आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप 12th में जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये दी है कार्ल रॉजर्स ने और अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है, इन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इट एम्फेसाइज द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है ह्यूमन बींग्स की फ्री विल पे, ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम पे, और साथ ही साथ ह्यूमन डिग्निटी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। स्कूल ऑफ थॉट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, इस पे फोकस किया है जीन पियाजेट और वाइगोट्स्की ने, ठीक है। इन्होंने फोकस किया है कि कैसे एक पर्सन सोचता है, चीज़ों को याद रखता है, कैसे चीज़ों को परसीव करता है, कैसे चीज़ों को याद करता है, ठीक है। और इन्होंने कहा है, मतलब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना ये है
कि एक ह्यूमन माइंड जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करता है जैसे एक कंप्यूटर करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, कि साइकोलॉजी कैसे इंडिया में डेवलप हुई। ठीक है, क्या क्या स्टेजेस रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है इंडिया में जब साइकोलॉजी आई थी तो वो किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, वो इन्फ्लुएंस हुई थी वेस्टर्न साइकोलॉजी से। ठीक है, जो फर्स्ट सिलेबस है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1915 में। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इन 1916, और जो डिपार्टमेंट है अप्लाइड साइकोलॉजी का वो 1938 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसकी बिगनिंग कहाँ पे हुई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई। और किससे इन्फ्लुएंस थी, वो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि दो थे। पहले थे डॉक्टर NN सेनगुप्ता और दूसरे थे प्रोफेसर जी बोस। ठीक है, प्रोफेसर जी बोस ने क्या किया, उन्होंने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन भी एस्टेब्लिश की 1922 में। नेक्स्ट है कि एक बुक है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें इंडिया का एक्सपीरियंस बताया गया है और ये 1986 में पब्लिश हुई थी, गिवन बाय दुर्गानंद सिन्हा। ठीक है, अब इस बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, इसमें 4 फेसेस में इंडिया में साइकोलॉजी के बारे में मेंशन किया था। और ये जो 4 फेसेस है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, एप्लीकेशन एंड इंडिजेनाइजेशन के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट फेज जो कि टिल 1947 तक था, इसमें क्या हुआ, इसमें एम्फेसाइज किस पे किया गया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे, साइको एनालिटिक पे और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च पे। फिर आता है सेकंड फेज जो कि 1960s का था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, साइकोलॉजी का एक्सपेंशन हुआ इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। और इंडियन जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक डिज़ायर शो किया कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी अब। ठीक है, वो चाहते थे, अब वो क्या कर रहे थे, वेस्टर्न साइकोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे। थर्ड फेज में क्या था, ये डील करता है उन प्रॉब्लम्स के साथ जो कि रिलेटेड थी साइकोलॉजी से। ठीक है, और साथ ही साथ अब साइकोलॉजिस्ट ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की और ज़्यादातर फोकस किस पे किया गया, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च पे। ठीक है, फिर आता है लास्ट फेज जो कि है फोर्थ, और इसमें क्या हुआ, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि वो अब क्या चाहते थे, एक न्यू आइडेंटिटी प्रोड्यूस करना चाहते थे साइकोलॉजी की इंडिया में। और जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे वो एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहते थे जो कि कल्चरली और सोशली रेलिवेंट हो। ठीक है, तो ये थे हमारे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, और ये सारे जो हमने अभी पढ़े वो थे फेसेस। ठीक है, वो कौन से फेसेस हैं जो दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी बुक में बताए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें सबसे पहली जो है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, अब कॉग्निटिव से ही समझ सकते हैं हम, इसमें क्या है, ये ज़्यादातर कंप्यूटर की तरह है। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, और जो मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो है अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग। ये सारी क्या है, मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। के बाद आता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं, ये रिलेशनशिप बताते हैं बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम के बीच में। अब जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमने देखा है कि वो बहुत सारे जो कोलैबोरेट करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट के साथ, जियोलॉजिस्ट के साथ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ। ठीक है, फिर आता है न्यूरो साइकोलॉजी। ठीक है, ये एक फील्ड ऑफ रिसर्च की तरह इमर्ज हुई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं वो दोनों मिलके काम करते हैं और स्टडी करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर का रोल और जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूरल कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन के बीच में। ठीक है, उसके बारे में ये बताते हैं।
ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हम नाम से ही पढ़ सकते हैं, ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है और ये किस पे फोकस करते हैं, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंजेस जो अलग अलग एजेस और स्टेजेस ऑफ लाइफ में होते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है, पहले वो छोटा होता है, ठीक है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये उसमें फोकस करती है। ठीक है। फिर आता है सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी इन टॉपिक्स के साथ ज़्यादा रिलेटेड है, जैसे एटीट्यूड हो गया, ठीक है, हेल्पफुल बिहेवियर, प्रिजुडाइज, एग्रेशन, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये फोकस करते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं सोशल इन्वायरमेंट से। फिर आता है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये स्टडी करते हैं कल्चर का रोल इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन, कि कल्चर का क्या रोल रहता है। ठीक है, और फिर स्टडी करते हैं कि बिहेवियर कैसे कल्चर के साथ इन्फ्लुएंस होता है, या फिर थॉट्स कैसे कल्चर के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके इमोशंस कैसे कल्चर के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, ये उस पे फोकस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। ये क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है फिजिकल फैक्टर्स की इंट्रैक्शन, जैसे कि पोल्यूशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फिर नेचुरल डिजास्टर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, कि इनका क्या रोल रह रहा है ह्यूमन बिहेवियर में, ये कैसे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट इज हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ से हम समझ सकते हैं, ठीक है, ये फोकस करता है कि कैसे एक कोई भी बीमारी है अगर एक पर्सन को, तो उसे कैसे ट्रीट किया जाए, उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, एक पर्सन का कैसे हम कह सकते हैं कि कैसे उसका ध्यान भटकाया जाए एक बीमारी से। ठीक है, तो ये उस पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका ज़्यादा यही रोल रहता है कि वो एक पर्सन की डेली लाइफ में ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक पर्सन को एंग्जाइटी है उसमें हेल्प करेंगे, डिप्रेशन में हेल्प करेंगे, एक पर्सन को अगर ईटिंग डिसऑर्डर है तो उसमें हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये किससे डील करती है, ये वर्क प्लेस बिहेवियर के साथ डील करती है। ठीक है, इनका ज़्यादातर फोकस रहता है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन, कि कैसे वो ट्रेन कर रहे हैं, कैसे कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वर्किंग कंडीशंस को कैसे अलग अलग चीज़ें डेवलप हों वहाँ पे, ये ज़्यादातर वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। फिर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम आज देख रहे हैं कि एजुकेशनल फील्ड में भी साइकोलॉजी बहुत काम आती है। आजकल हर एक स्कूल में काउंसलर होते हैं, ठीक है, जो डील करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। फिर उसके बाद हमने देखा है कई बार हमारी करियर काउंसलिंग भी होती है। ठीक है, तो ये उससे डील करती है। एजुकेशन, हम कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होते हैं वो ज़्यादातर उसके साथ डील करते हैं, जैसे लर्निंग प्रॉब्लम्स के साथ हो गया, करियर काउंसलिंग हो गया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल को प्रमोट करना, ठीक है, इन सब से ज़्यादा डील करते हैं। लास्ट आती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में काम आती है, जैसे अगर इम्प्रूव करना है एथलीट्स का कॉन्फिडेंस, ठीक है, या मोटिवेशन देनी है उसे, तो वहाँ पे ये काम आती है। ठीक है, ये एक न्यू फील्ड है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस गेन की है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो बेसिक साइकोलॉजी है जी, ये उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करती है जो कि फंडामेंटल होते हैं टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मेमोरी, परसेप्शंस, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। ये हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन को भी कवर करती है साइकोलॉजी की, जैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं एक्सपेरिमेंटेशंस और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ये ज़्यादातर फोकस करती है एक्सपेरिमेंट्स पे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी विद द रियल लाइफ इश्यूज। ठीक है, ये क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है साइकोलॉजिकल थ्योरीज को विद द रियल लाइफ इशू, जो रियल लाइफ रियलिटी है, ठीक है, जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये उससे ज़्यादा डील करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फिलॉसफी।
ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एमर्ज हुई है, ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस है फिलॉसफी के साथ। सेकंड इज़ मेडिसन। अब हम देख रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर्स को रखा होता है ताकि वो लोगों की इलनेस को प्रिवेंट करे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है हेल्थ का वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ भी एक पर्सन की मैटर करती है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ को मैटर नहीं किया जाता बल्कि साथ ही साथ माइंड को भी देखा जाता है कि एक पर्सन का माइंड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कहीं वो स्ट्रेस तो नहीं ले रहा, कहीं उसे एंग्जाइटी तो नहीं हो रही, कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। फिर आता है थर्ड, जो कि है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। ठीक है, जो साइकोलॉजी है इसने सबको कंबाइन किया है, जैसे इकोनॉमिक्स। ठीक है, साइकोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस, इश्यूज रिलेटेड टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एट वोटिंग पैटर्न्स, तो इस पे भी ज़्यादा फोकस किया है। फिर आता है सोशियोलॉजी। ठीक है, ये बिहेवियर स्टडी करता है इंडिविजुअल के इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। पॉइंट है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी की डेवलपमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव साइंस की फील्ड में। ठीक है, उसके बाद आता है लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, जो लॉयर्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि अगर एक पर्सन ने क्राइम किया है उसके पीछे उसका क्या मोटिव रहा है। ठीक है, उसे कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, या कौन से फैक्टर्स हैं जो जजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है मास कम्युनिकेशन। अब जो मीडिया है वो हमारी थिंकिंग को कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हमारे एटीट्यूड को, हमारे इमोशंस को, ये सब पे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है ताकि हम बेटर डेवलप हो सकें। ठीक है, ताकि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट कर सकें, तो ये सब इस पे डेवलप करता है। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करता है कि हमारा जो माइंडसेट है कहीं वो मीडिया को देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए। ठीक है, ताकि हम बेटर रहें, साइकोलॉजी हमें इसमें हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है म्यूज़िक एंड आर्ट्स। अब हम देख सकते हैं जो म्यूज़िक और आर्ट है ये भी एक थेरेपी की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा है कई जगह म्यूज़िक थेरेपीज भी होती हैं। ठीक है, ताकि एक पर्सन जो है अच्छा फील कर सके, वो अपनी प्रॉब्लम को भूल सके। अब हम खुद ही देख लेते हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो अगर हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा जो माइंड सेट होता है वो उधर से डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, जिस बात का हमें स्ट्रेस था हम उसे भूलने लग पड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक थेरेपी की तरह काम करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट इज आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है वो हेल्प करती है डिज़ाइन करने में। ठीक है, चीज़ों को बनाने में, इन सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये हेल्प करते हैं क्लाइंट की विद देयर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग देम थेरेपीज। अलग अलग थेरेपीज प्रोवाइड करके उनकी जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ये किसके साथ वर्क करते हैं? उन लोगों के साथ जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है मोटिवेशन की या इमोशनल प्रॉब्लम से जो गूंज रहे हैं, ये उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। ये फोकस करते हैं कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के साथ, कम्युनिटी के मेंटल हेल्थ के साथ, और किसके साथ काम करते हैं? ये मेंटल हेल्थ एजेंसीज के साथ ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। अब जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके, या उधर कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, उनका स्ट्रेस कम कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ ये करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये डील करते हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ जो कि रिलेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेटेड हैं, या
या फिर उनके रोल के साथ रिलेटेड है, ये उनके साथ काम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, साइकोलॉजी सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमारी कुछ ही क्यूरियोसिटीज़ को सेटिस्फाई करती है, बल्कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। साइकोलॉजी की जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारी लाइफ में। ये हमें हेल्प करती है कि हम पर्सनल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें या फिर अपने सोशल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सकें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिस्ट के बारे में। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस किन लोगों को ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ जो लोग होते हैं उन्हें ट्रीट करते हैं, और ये कोई भी मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, बल्कि जो साइकेट्रिस्ट होता है उसके पास एक मेडिकल डिग्री होती है। ठीक है, बहुत सारी सालों की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और क्या करते हैं, ये मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ ट्रीटमेंट के दौरान ये इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो काउंसलर्स होते हैं वो डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो एक पर्सन को एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर एक पर्सन कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम से गूंज रहा है उसकी हेल्प करते हैं। ये स्टूडेंट्स के साथ भी काम करते हैं, साथ ही साथ उन्हें करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में। इनके पास एक डिग्री होती है साइकोलॉजी में, जिसमें इनके पास बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है कि ये लोगों को ट्रीट कर सकते हैं जिन्हें कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, लेकिन ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।